हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 14 करेंगे। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा और सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला है कि पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुसूची 1। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दारा सिकोह। क्या हो जाएगा? दारा सिकोह। अगला है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। भारत में कर संरचना एक त्रिस्तरीय संघीय संरचना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय नगर निगम निकायों द्वारा यह संरचना निर्मित होती है। संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अगला है कि किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा। अगला है कि शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है कि द फायर वर्नर्स ब्लू करुण केशव और डैश द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुपेक्षित इतिहास है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिद्धांत पटनायक। अगला प्रश्न है कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूत्र वाहिनी। अगला है कि नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा लेम डक। क्या होगा? लेम डक। अगला है कि भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा KM करियप्पा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर डैश का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रियल मैंगो। अगला है कि शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सरदेशमुखी। क्या वसूल किया जाता था? सरदेशमुखी। यानी कि चौथे में क्या था? लूटपाट से बचने के लिए शुल्क के रूप में भुगतान किए गए राजस्व मूल्यांकन का 1/4 शामिल था। सरदेशमुखी राजस्व का 10% अतिरिक्त लेवी था, जिसे शिवाजी ने देश के वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले इस कर को वसूलने का दावा किया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डैश रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंतरा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सर ह्यूज रोज। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में ब्राह्मदेय शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था? तो ये किया जाता था भूमि के उपहार के हेतु। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप
समूह को डैश का नाम दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा होप स्पाइट। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मदीकेरी जो पर्वतीय स्थल है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 9वां स्थान है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1856। अगला मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कुचिपुड़ी। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म है कि श्री हरमंदिर साहिब पंजाब। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? श्री हरमंदिर साहिब पंजाब जो है ये क्या है, युग्म जो है सही है। ठीक है, आगे की ओर चले। उससे पहले लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में, उनाकोटी मंदिर क्या है, अगरतला त्रिपुरा में है। ठीक है, और गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। इसे भी कर लीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? रानी की वाव। क्या हो जाएगा? रानी की वाव। अगला प्रश्न है कि अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अंगूर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक अम्ल टार्टरिक, मैलिक और कुछ हद तक साइट्रिक अम्ल भी होते हैं। अगला है कि नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोधवेटा। क्या हो जाएगा? मोधवेटा। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे प्रश्न आपसे कह रहा है कि काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा? कपास। अगला प्रश्न है कि डैश भारतीय नगरों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि वॉस्ट्री खाता भारतीय नगरों के लिए खाते का एक प्रकार है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ब्रेबॉर्न, हिमाचल प्रदेश। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? पैरा एथलीट कौन है? दीपा मलिक। क्या है? दीपा मलिक पैरा एथलीट है। अगला है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की डैश सीटें आवंटित की गई है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई। यानी कि 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया और पूरे देश के मुसलमानों से सभी व्यवसायों को निलंबित करने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जून। क्या हो जाएगा? जून के महीने में। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए पैसेज टू इंडिया। क्या हो जाएगा? ए पैसेज टू इंडिया। अगला है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag होता है। क्या होता है? Ag। आगे की ओर चलते हैं। इसका परमाणु संख्या 47 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि 14 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की। तो आइए इसका सही विकल्प लगाते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? अर्थ गंगा। अगला है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो वो डेट कौन सा है? तो वो है 1965। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियों ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा नदी के चौड़े मुहाने पे। अगला है कि डैश के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलिनॉमिक्स
भारत में भोजन की थाली का अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2019-20। अगला है कि 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अजमेर में। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, तो गुजरात में स्थित कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, अमरी। अगला है पार्सक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो पार्सक जो है लंबाई का मात्रक है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी चिकित्सा। ठीक है, ये क्या है, युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1883 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर को दिया गया था। उन्होंने सफेद बौने सितारे पर एक सिद्धांत विकसित किया जो बौने सितारे के द्रव्यमान की एक सीमा को व्यक्त करता है, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में डैश द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, तो आइए इसका विकल्प लगाते हैं, क्या हो जाएगा, भारतीय डाक। क्या हो जाएगा, भारतीय डाक। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इसका सही विकल्प होगा वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। अगला है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरी। क्या हो जाएगा, दूसरी। अगला है भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 112। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा शब्द अनसिटिरल का पूर्ण रूप है, क्या है इसका पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा क्या, यहाँ पे आगे चलिए विकल्प 4 है इसका सही उत्तर, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। अगला है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती है जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं पर परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, आवश्यकताओं का द्विसंपाद। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है, तो एंडीज। क्या है, एंडीज। रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, एंडीज दक्षिण अमेरिका और अल्पस यूरोप में। क्लियर है सभी के सभी। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। यहाँ पे आप एक काम कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, 5 गुने हम 7 कर लेंगे तो हमें अगला संख्या 35 मिल गया। सेम उसी प्रकार से अगर हम 19 गुने कितने कर ले, 23 कर ले, तो हमें 437 नहीं मिल जाएगा, यानी कि संख्या को ठीक अगली अभाज्य संख्या से गुना किया गया है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है जिनके सभी 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक की संख्याओं में से एक संख्या अंकित है। वह संख्या चुने जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगी। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ से आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ये जो 4 है ये 4 को खत्म कर रहा है, ये 5 जो है ये 5 को, तो 6 के विपरीत कौन बचेगा, 1, यानी कि इसका सही विकल्प 2 होगा। क्या होगा, 2। ऐसे करके बना लीजिएगा, कॉमन कीजिएगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे जल्दी बना लीजिएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। ध्यान पूर्वक देखिए, आकृति 1 को छोड़कर अन्य सभी आकृति में मुख्य डिजाइन जो है बाहर केवल 2 रेखाखंड है, लेकिन आकृति 1 में मुख्य डिजाइन के बाहर 3 रेखाखंड है, ये 3 रेखाखंड। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो नली का होगा हेडंगन, तो लेंस का क्या हो जाएगा, लेंस का हो जाएगा आपका क्या, कैमरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैमरा।
अगला प्रश्न है कि यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसे कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न हर रोज कराते आ रहे हैं। इसका सही विकल्प 3 होगा, नहीं तो फिर से हम करा दें। W होगा इधर, W P जो है Q जैसा बन जाएगा, 7 जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो 4 दिख रहा है आपको ये ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसा जैसे ऐसे, ठीक है। ये 4, 5 कैसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। और 6 कैसे हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं दी गई है आपको। देखिए इसमें कौन सा आकृति अंतर्निहित है, ध्यान पूर्वक देखिए। विकल्प 2 इसमें क्या है, अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ भी आपका वही कंडीशन है, तो विकल्प इस फिगर को आराम से देख लीजिए ताकि एग्जाम्स में ऐसे ही रहता है। स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर जाइएगा, नीचे जाइएगा, ठीक है। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, तो इसका सही विकल्प 3 हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वेन आरेख में दीर्घवृत्त जो है किशोरों के लिए, आयत दौड़ने वाले के लिए और पंचभुज विद्यार्थियों के लिए तो दी गई संख्या उस विशेष वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखिए वेन आरेख दिया गया है, तो संख्या 7 सभी 3 ज्यामितीय, देखिए ये सभी 3 में है ना। संख्या 7 सभी 3 में है, तो संख्या जो है 7 उन किशोरों को प्रदर्शित करती है जो दौड़ते भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। इसका सही विकल्प तो मेरे अनुसार 2 होगा। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। क्या हो रहा है कि अगली आकृति में काली बिंदु जो है, ये जो बिंदु है ये काली वाली, ये क्या हो रहा है कि वामावर्त दिशा में एकांतर क्रम में क्या कर रहा है, क्रमशः 1 और 1.5 चरण आगे बढ़ती है। तारा वामावर्त दिशा में क्रमशः 1, 1.5 चरण में आगे बढ़ता है, जबकि तीर जो है वामावर्त दिशा में क्रमशः 1.5 चरण में आगे बढ़ता है। तो इसका सही विकल्प तो हमें एक ही लग रहा है, आप करके देखिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। देखिए 1 का विपरीत 6 होगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 का विपरीत होगा 6, फिर 6 का विपरीत, माफ कीजिएगा 1 का विपरीत 5 होगा ना, 1 का विपरीत 5, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 और 2 का विपरीत हो जाएगा 3, 2 का विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए विकल्प में ऐसा कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प में ऐसा आपको दिख रहा होगा 4 का विपरीत 6, विकल्प 4 सही। अगला है कि नीचे दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कर लीजिए। तो आइए यहाँ से भिन्न अक्षर समूह का हम चयन करने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले विकल्प को चुनेंगे तो क्या हो जाएगा B, X, V और क्या है Z। डिफरेंस चेक कीजिएगा तो -4 जाइएगा, फिर यहाँ से -2 जाइएगा, फिर यहाँ से +4 जाइएगा, ठीक है। अब विकल्प B को चेक करते हैं, यानी 2 नंबर वाले को, तो क्या हो जाएगा V, S, उसके बाद क्या है Q, उसके बाद क्या है P है। डिफरेंस चेक कीजिए सभी में, तो इसमें डिफरेंस चेक कीजिएगा तो क्या होगा -4, फिर यहाँ पे क्या होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे -3 होगा। क्या होगा -3, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 और -1। फिर अगले चेक कीजिए L, I, G और F, यही है ना। यहाँ भी -3, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -1, ठीक है। अगला है कि I, F, D और C है, इसमें भी डिफरेंस चेक कीजिए तो -3, -2 और -1, यानी विकल्प जो है एक ही इसका गलत है। अगला प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। तो मक्का है, हल्दी है और क्या है, मसाले हैं। तो आप क्या कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या है, मक्का है, हल्दी और मसाले हैं। तो यहाँ पे हम हल्दी कर लेंगे, इसमें मसाले कर लेंगे और यहाँ पे मक्का कर लेंगे, यानी इसका सही विकल्प क्या होता दिख रहा है, विकल्प एक ही इसका सही हो रहा है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है निम्नांकित 4 आकृतियां में
से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। ध्यान से देखिए, आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में 2 छोटे वृत्त सन्निकट खंडों में है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलिए और प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प 3। ध्यान से कीजिएगा इसे। अगला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको कैसे कीजिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जो है 74 से 79, 79 से 84 और 84 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 89 और 89 से 89 तक तो ठीक है। यहाँ पे अब हम अल्टरनेट चल रहे हैं तो सभी में 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है, सभी में 5-5 का डिफरेंस दिख रहा है। फिर यहाँ से देखिए, माइनस का 2 जाइएगा तो 67 आ जाएंगे, फिर माइनस का 2 तो 65 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर माइनस का 2 जाइए 63, विकल्प 2 सही। अगला है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसके गणितीय चिन्ह निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए समीकरण में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं स्टार चिन्हों के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो विकल्प 3 लगा दीजिए। ये 150 बराबर 150 आपको मिल जाएंगे। अगला है निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? ध्यान पूर्वक देखिए। आप पहले क्या करना है, 44, ठीक है, 44 + 1 कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे 45 अगली संख्या, ठीक है। फिर कर दीजिए 45 माइनस का 2 कर दीजिए, अगली संख्या मिल जाएंगे आपको 43, ठीक है। फिर ये 43 में आप 3 से गुना करा दीजिए, आपको मिल जाएंगे क्या, देखिए प्लस माइनस गुना तो हो ही रहा है लेकिन संख्या क्या हो रहा है, आगे एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मिल जाएंगे आपको अगली संख्या 129, ठीक है। अब ये 129 में आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए कितना, 4, यानी आपको मिल जाएंगे 133। और फिर ये 133 में आप -5 कर दीजिए, आपको मिल जाएंगे 128। और ये 128 में लास्ट और आखिरी ये 128 में गुना करा दीजिए 6 से, आपको मिल जाएंगे 778। कितने मिलेंगे आपको, 768 मिलेंगे, 768 विकल्प 2, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि एक भाषा में डायग्नोज को क्या लिखा गया है, ऐसे करके लिखा गया है, इस रूप में ADEGINOS के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में रिमूवल को कैसे लिखा जाएगा? हम आपको डायग्नोज का करके दिखाते हैं। GNO है, GN क्या है, GNOSE है, यही है ना। आप देखिए इसका ठीक विपरीत लिखिएगा। जैसे अंग्रेजी का जो अंग्रेजी अक्षर का जो वर्णमाला है, अगर इसका क्या लिखिएगा, इस क्रम में लिखिएगा तो क्या होगा, अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला वाला क्रम में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ADEGINOS, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो देखिए जब अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में के अनुसार लिखिएगा, जैसे कि अक्षर का जो सही अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD जो जेड तक लिखते हैं, उस क्रम में इसको भी लिख दीजिए, रिमूवल को भी। तो क्या लिखिएगा, रिमूवल का हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आएगा A, क्या आएगा A, उसके बाद आएगा E, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके लिए आ जाएगा M के बाद आएगा O, उसके बाद आएगा क्या, नहीं MOR आएगा, उसके बाद क्या आएगा R, और उसके बाद अंत में भी आएगा। यानी कि इसका सही विकल्प जो है हमें 2 ही दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ करके पैटर्न को पूरा कर सकती है। तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए। ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो है ये सर्किल को ऐसे पहले तो पूरा करेगा, फिर ऐसे आ करके ये जो लाइन है ऐसे आ करके फिर एक ऐसा आइसक्रीम वाला पार्ट जैसा बनाएगा। यानी कि इसका सही विकल्प तो हमें आगे चल 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4। अगला, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए कौन सा आएगी, आइए इसे चेक करते हैं। तो हम पहला कॉलम को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 -14, ठीक है। तो क्या मिल गया, 6 मिल गया, और 6 का हमें स्क्वायर कर दिए 36 मिल गए, ठीक है, ये वाले रॉ का।
ठीक है। अब हम अगले वाले रॉ को करेंगे तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को हम x मान लिया और -11 कर लिए। क्या कर लिए? -11 बराबर रूट अंडर हम 144 कर ले। क्या कर ले? 144। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 12 + 11 यानी कि 23। क्या? 23 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न युग्म के मध्य है। ध्यान पूर्वक देखिए इस प्रश्न को। तो क्या कह रहा है? पहली आकृति से दूसरी आकृति में दाईं ओर की डिजाइन सबसे अंदर वाली डिजाइन बन जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहले इस वाले को। तो क्या है कि पहली आकृति से दूसरी आकृति में दाईं ओर की डिजाइन जो है सबसे अंदर वाली डिजाइन बन जाती है। ये देख रहे हैं, ये सभी को जोड़कर कैसे कैसे बना रखा है। ठीक है। ऊपर बाएं स्थित डिजाइन मध्य डिजाइन बन जाती है और नीचे दाएं स्थित डिजाइन सबसे बाहरी डिजाइन बन जाती है। इसी प्रकार से डिजाइन आप बनाइए। अगर आपको बनाने आता है तो इसका सही उत्तर 4 होंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ करके पैटर्न को पूरा कर सकती है। तो इसका सही विकल्प तो हमें आइए यहाँ पे दिखाते हैं, 3 ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3। फिट कीजिए इसे, इसका सही उत्तर लगाइए। अगला है कि एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक। तो इसका सही विकल्प जो है एक ही होगा। क्या हो जाएगा? एक, क्योंकि इधर भी तो डॉट होगा। मेरा कहने का मतलब हम पूरा एक बना ही देते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके है, ये ऐसे और अर्ध टूटा फूटा लाइन में यहाँ तक दर्शाया गया है। तो ये यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। फिर ये इसको इधर खोलिएगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यानी इसका विकल्प एक ही सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब यहाँ आकृति पे देखिएगा तो आकृति 1 से आकृति 2 में छोटी डिजाइन जो रेखाखंड से अलग हो जाती है। छोटी डिजाइन जो ये जो छोटी वाली डिजाइन है ना, 2 में क्या है? रेखाखंड से अलग हो गई है। ये भी रेखाखंड से अलग होकर क्या नया निर्माण करी है। जैसे क्या हो रहा है कि तथा 2 समान डिजाइनें विपरीत दिशाओं की ओर उन्मुख व क्षैतिज पूर्ववर्ती रेखाखंड को जोड़ते हुए प्रकट क्या हो जाती है। तो ऐसे ही इसको भी अलग कर लेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे और ऐसे ही क्षैतिज और ऊपर नीचे करके इसको प्रकट करा देंगे जैसे कि विकल्प में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हमें 4 दिख रहा है। अगला, अमित ने 4500 रुपए की कीमत में एक प्रिंटर खरीदा। उसने प्रिंटर को बेचा और 14% लाभ अर्जित किया। प्रिंटर का विक्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे प्रिंटर का विक्रय मूल्य पूछा है तो 114/100 कर लीजिए और गुने 4500 रुपए कर लीजिए। ठीक है। अब इसे 2 0 से 2 0 खत्म करा दीजिए। गुना कराइएगा 5130 आएंगे जो विकल्प 3 में निहित है। अगला प्रश्न है यहाँ से मैथ्स का। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x रुपए था तो उस वस्तु के वास्तविक मूल्य रुपए में की गणना कीजिए। अब इसका गणना करना है। मूल्य में परिवर्तन देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे x माइनस x और माइनस क्या हो जाएगा? x गुने x और बटा में हो जाएगा 100। ठीक है। यहाँ पे 100% ऐसे करके निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर बटा 100%। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या हो जाएगा? 10x होगा। तो बस वस्तु का जो है वास्तविक मूल्य निकाल लेते हैं। वस्तु का क्या निकालेंगे? वास्तविक मूल्य। तो 10x बटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस x बटा 100 का हम लिख सकते हैं स्क्वायर। देखिए कौन से विकल्प में दिख रहा है। आइए यहाँ विकल्प 3 को लगा लीजिए, इसका सही उत्तर हो गया। अगला, धातु के खोखले गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती है तो गेंदों की संख्या कितनी होगी? ध्यान पूर्वक देखिए। तो मान लीजिए गेंदों की संख्या n है, लिखिए कॉपी पे फटाफट। और n गुने छोटी गेंद का आयतन बराबर क्या होगा? खोखले गोले का आयतन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n गुने 4/3 पाई r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ठीक है।
यहाँ पे देखिए n गुने क्या हो जाएगा 23 और बराबर हो जाएगा 10 के क्यूब माइनस 6 के क्यूब। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ऊपर हम लिख देते हैं, थोड़ा जगह है इसलिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा 100 1000 माइनस क्या हो जाएगा 216 क्यूब करने पे और बटा में 8 हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा 8, काट पीट मचाइए 98 उत्तर आएंगे। क्या आएंगे 98, जो विकल्प किस में है, विकल्प 1 में ही दे दिया गया है। अगला, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल किलोमीटर घंटा में कितनी होंगी। देखिए इस प्रश्न को, स्थिर जल में नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है, ये तो कॉपी में लिख ही सकते हैं। अब लिखिए, माना कि धारा की चाल जो है x किलोमीटर पर घंटा है। क्या है, x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अनुप्रवाह में चाल क्या है 50 प्लस x क्या हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा, ये तो लिख सकते हैं। अब प्रश्न से कीजिएगा तो क्या कीजिएगा 50 प्लस x इंटू टी और बराबर क्या हो जाएगा 50 गुने 125 टी बटा 100। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 50 प्लस x बराबर 125 बटा 2 लिख सकते हैं। अब आइए आगे चलकर इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है, और प्लस का 2x और बराबर में लिख सकते हैं 125, यानी x बराबर हो जाएंगे 125 और माइनस का 100 और बटा में 2, यानी कि x बराबर आपको मिलेंगे 25 बटा 2, काटिएगा तो 12.5 आएंगे। 12.5 कहीं दिख रहा है, विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको मान ज्ञात कीजिएगा 47/15 आएंगे। आप लोग खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये समय बहुत लंबा लेता है। अगला है कि 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर लेंगे। m1 d1 गुने h1 वाला फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं m1 गुने d1 गुने h1, ये प्रश्न हम कल भी करवाए थे ऐसा वाला। m2 गुने d2 और गुने क्या हो जाएगा h2। ठीक है, यहाँ पे m1 कितना दिया 48 गुने d1 कितना है 25 और गुने h1 हमें मिला है 8 और बराबर में m2 कितना है 15, d2 तो हमें निकालना ही है और h2 कितना है h2 10 है, h2 मतलब घंटा वाला। ठीक है, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 48 गुने 25 और गुने 8 और बटा में हम लिख लेंगे 15 गुने 10, काट पीट मचा दीजिए 65 दिन उत्तर आएंगे। जो विकल्प 64 दिन आएंगे, नहीं 65 दिन नहीं आएंगे, 64 दिन आएंगे। काट लीजिएगा इसे, आशा करें कि आप लोग सही से काट पीट मचा दीजिएगा। अगला है 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,600 रुपए हो जाती है। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में 100 रुपए हो जाती है जब इसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। x का मान निकटतम पूर्णांक में कितना होगा। देखिए इस प्रश्न को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 19,600 बराबर क्या 15,625 इंटू 1 प्लस r बटा 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 19,600 और बटा में लिख लीजिएगा 15,625। ठीक है, अब बराबर में लिखेंगे हम 1 प्लस r बटा 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 140 क्या होगा 140 बटा यहाँ पे 125 का पूरे का होल स्क्वायर होगा और बराबर में हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा r बटा 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी यहाँ से हमको मिलेंगे 28 बटा 25 और इसका स्क्वायर और बराबर में हम लिख सकते हैं 1 प्लस r बटा लिख सकते हैं, क्या होना ही है तो 100 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि अगले स्टेप पे 1 प्लस r बटा 100 और बराबर में हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 28 बटा 25, क्या हो जाएगा 28 बटा 25। आइए अगले स्टेप पे, तो r बटा 100 और बराबर क्या हो जाएगा 28 और बटा में हो जाएगा 25 और -1, यानी कि r बटा 100 और बराबर लिख सकते हैं हम 1 बटा 25 और बराबर क्या हो जाएगा r बराबर
12%। कितने हो जाएंगे? 12%। कैसे आपको पता चल गए होंगे। अगला है कि यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है, ब्याज कितने माही? 6 माही। तो आर बराबर हम लिख सकते हैं 12/2 यानी कि 6%। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ से ए बराबर लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 का पावर n। ठीक है, 100 का पावर n। तो आइए इसे भी कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 15,625 और 1 प्लस 6, यहाँ पे 6 कर लीजिए और बटा में 100 का पावर पूरे मतलब इस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 15,625, अब यहाँ क्या आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 106 बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 15,625 और गुने हो जाएंगे 106 बटा 100 और गुने 106 बटा 100। ठीक है, इसे काट पीट मचाइए। 17,556.25 आएंगे जो 17,556 के बराबर है। इसका सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प 1। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या किन 2 संख्याओं के बीच स्थित होंगी? अब आपको हम बता दें कि मान लीजिए संख्या ए बी सी डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं 35 गुने 4 यानी कि क्या हो जाएगा? 140। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर लिख सकते हैं 3D, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9D हो जाएंगे। तो यानी कि 9D प्लस डी बराबर 140। क्या? 140। ठीक है, तो यहाँ पे 10D बराबर क्या हो जाएगा? 140, यानी कि डी बराबर 14 मिल जाएंगे। तो चौथी संख्या 12 तथा 15 के बीच जो होंगी वो कितने हो जाएंगी? 14, यानी 12 और 15 के बीच होंगी जो विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहा है 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अब यहाँ मान लीजिए बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है, तो x माइनस वाई कीजिए और 2507 लिखिए। अब यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं 9y प्लस 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर माफ कीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 9y प्लस 11 माइनस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 2507। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएंगे? 8y। क्या हो जाएगा? 8y बराबर 2507 माइनस 11, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 2496 और बटा में 8 काटिएगा तो 312 आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा? y बराबर 9 गुने 612 और प्लस का 11, यानी कि आ कितने जाएंगे? 2808 और प्लस 11 यानी कि 2819 जो विकल्प 3 में है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि एक निश्चित राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,220 रुपये और 7.1/2 वर्षों में 12,750 रुपये हो जाती है। वह राशि रुपए में और ब्याज दर के मान क्रमशः कितने होंगे? तो देखिए 7/2 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 12,775 माइनस 10,220 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 10,220, तो आ जाएंगे 2555। कितने आ जाएंगे? 2555 रुपये। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2555 गुने हम लिख सकते हैं 2/7 गुने 4, यानी काट पीट में चाहिएगा 2920 आएंगे। ठीक है, तो राशि जो रुपए हैं ये कितने हैं? 10,220 माइनस 2920, यानी आ कितने जाएंगे आपका? 7300 रुपये। तो दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन होता है, तो 2920 और गुने क्या हो जाएगा? 100 और बटा में हो जाएगा 4 गुने 7300। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आएंगे 10%। 10% और 7300 विकल्प 2 में है, तो 2 सही हो गए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर यदि उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया 104, समांतर भुजाओं का योग निकालेंगे तो 104
-2 × 20 कर लेंगे तो हमें मिलेंगे 64। ठीक है, अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई और गुने समांतर भुजाओं का, क्या समांतर भुजाओं का योग। तो हम लिख सकते हैं 1/2 × 16 और आया था कितना, यहाँ पे 64 आया था। तो 64 यानी कि 4 यहाँ पे 8 दूना 16 और 8 से 64 से में गुना करा दीजिएगा तो हमें मिल जाएंगे 512 जो विकल्प 4 में निहित है। आगे की ओर बढ़ जाए। अगला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। एक सेल के दौरान इस अंकित मूल्य पर 20%, 16% और X% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। यदि वह वस्तु 685.44 रुपये में बेची गई तो X का मान क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य तो 1200 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 685.44 रुपये। तो हम करना चाहेंगे यहाँ पे 1200 का 80%। ठीक है, और इसका का लिख लीजिए 84% का लिख लीजिए क्या 100 - X%। क्या X% बराबर लिख सकते हैं 685.44 लिख सकते हैं, यानी कि 100 - X बटा क्या हो जाएगा 100 और बराबर लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं 685। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि यहाँ हम एक स्टेप को खत्म कर दिए, लेकिन वो स्टेप भी आपको दे देते हैं। तो क्या यहाँ से होंगे 1200 × 80/100। ठीक है, बटा 100 और गुने हो जाएगा 84/100 और गुने हो जाएगा 100 - X बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और बराबर में लिख दीजिए 685.44। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 100 - X, क्या हो जाएगा 100 - X। आइए अब अगला स्टेप पे इसे करते हैं। तो क्या हो जाएगा 685.44 और गुने 100 और फिर गुने 100 और फिर गुने क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और बटा में हम लिख लेंगे 1200 और गुने 80 और गुने 84। यहाँ से काटपीट मचाइएगा, आपको मिलेंगे क्या 100 - X बराबर 85। अब X बराबर आपको कितने मिल जाएंगे 15%, जो विकल्प 4 में निहित है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% और उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक सही की वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए सुरेश की मासिक आय जो है 100 रुपये है, खर्च कितने हो गए 85 रुपये। मासिक आय जो है इसका कितना 100 रुपये, खर्च कितना है इसका 85 रुपये, तो बचत कितना हो जाएगा 100 - 85 कर लेंगे तो हो कितने जाएंगे 15। तो नई जो आय होगा 100 + 20 यानी कि 120 होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम 15 × 160 क्या कर लेंगे, नया खर्च भी तो होगा, नया खर्च 15 का 160% होगा, तो हम निकालेंगे क्या 15 × 160 और बटा में 100। ठीक है, बटा में 100 काटपीट मचाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेंगे क्या, हमें मिलेंगे 24। ठीक है, तो नया खर्च निकाल दीजिए यहाँ से, तो 120 - 24 कर लीजिए, आ जाएंगे कितने 96 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 96। अब अगले स्टेप पे चलेंगे। यहाँ से 100 नया खर्च निकाले हैं तो 120 - 24 किए थे तो हमें क्या मिल गया था 96। तो मासिक खर्च में प्रतिशत वृद्धि कितना निकल जाएंगे 96 - 85 बटा 85 × 100 यही ना होगा। अब इसे कीजिएगा तो क्या होगा 11 बटा क्या हो जाएगा 85 और गुने 100 काटपीट में चार दीजिए 12.9 आएंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला है कि 18,236 रुपये की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 4:7 तथा B और C के हिस्से का अनुपात 5:6 है। A और C के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। A और C के हिस्से के बीच के अंतर पूछा है तो हम यहाँ पे A/B बराबर लिख लेंगे 4/7। अब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/35। कैसे होगा आपको बताएंगे हम। यहाँ पे देखिए B जो है B/C जो है होगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/6। ये कितना हो जाएगा 35/42। ठीक है, इसको ना आपस में गुना कराया गया है ABC निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा A/B/C बराबर लिखेंगे तो 20 क्या हो जाएगा 35/42। ठीक है, ये जो है ना पहले आप
नहीं समझ रहे होंगे आप, फिर से हम करके दिखा देते, थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको, क्या, ताकि समझ में बेटर रूप से। यहाँ से क्या है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि ए बी का रेशियो क्या है, 4:7 है, ठीक है। बी सी का रेशियो क्या है, 5:6 है। अब ऐसे कीजिए, 5 चौके 20, से फिर क्या होगा, 7 पचे 35 और ये 7 छक 42, ठीक है। अब समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे से चलते हैं आगे, ठीक है। इतना समझ गए कि रेशियो कैसे आया था। अब आइए यार, आइए इस प्रश्न को आगे करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से 20 के क्या हो जाएगा, 20 के और प्लस 35 के और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा 42 के, क्या हो जाएगा 42 के, और बराबर हो जाएगा 18,236, ठीक है। चलिए अब सभी को जोड़िएगा तो 97 के और बराबर में 18,236, तो 97 से 18,236 को काटिएगा तो 188 मरतब में कट जाएगा। तो ए तथा सी के हिस्सों का अंतर निकालिएगा। तो क्या करेंगे आप एक ही काम करेंगे कि ए का और सी का दोनों का जो अंक है उसको घटाइएगा। जैसे कि 42 के आया था ना सी का, और क्या था, ए का कितना था, 20 के था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 22 के, लिख सकते हैं ना 22 के। तो 22 के बराबर हम के का मान आया कितना था, 188, तो 188 कर देंगे, ठीक है। गुना कराइएगा 4136 आएंगे, कितने आएंगे, 4136। आइए देखिए विकल्प कौन सा में 4136 है, तो विकल्प 4 में है। अगला, एक व्यापारी को वस्तु X को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु Y को बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि X और Y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है तो उससे इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ या हानि की गणना कर लीजिए। आपको एक बात बताएं, यहाँ से करना क्या है, मान लीजिए कि x का मूल्य जो है, x का मूल्य क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3k। y का मूल्य क्या हो जाएगा, ये x का है, ये y का है, y का मूल्य हो जाएगा 5k। तो x का विक्रय मूल्य का क्या कर लेंगे, x का विक्रय मूल्य का यानी कि 3k का हम 120% करेंगे, क्या करेंगे 120% करेंगे। तो हमें क्या मिलेंगे, 3k गुने 120 और बटा में हम लिख सकते हैं 100, यानी मिल कितने जाएंगे 36k बटा 10, 36k बटा 10, ठीक है। आगे की ओर चलेंगे, अगले क्या बिंदु पे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ से कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब यहाँ से हम x का कितना निकाले थे, x का निकाले थे हम 36k बटा 10 निकाले थे। अब हम y का निकाल लें तो y का होगा 5k गुने 84, ठीक है। ये 5k, यार यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, 5k गुने क्या हो जाएगा, 5k गुने 84, ठीक है। 5k गुने 84 बटा 100, ठीक है। और यहाँ पे 42k बटा 10, कितने आ जाएंगे 42k बटा 10। चलिए अब अगले स्टेप पे, तो यहाँ से हम कुल क्रय मूल्य करेंगे तो 3k प्लस 5k, तो क्या हो जाएगा 8k हो जाएंगे। यानी कुल विक्रय मूल्य बराबर लिख ले 36k प्लस 42k, ये 36k था यहाँ, और बटा में क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब इसे कीजिएगा तो बराबर 78k बटा 10, यानी हानि प्रतिशत अगर हम निकाले इसका, क्या प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो हम लिख सकते हैं 8k माइनस 78k बटा 10 और बटा में 8k और गुने 100, ठीक है। इसे काट पीट में चाहिए, आपको मिलेंगे 5 बटा कितने बटा 5/2%, कितने मिलेंगे 5/2%, जो लगभग 2.1/2 के बराबर है। यानी इसका सही उत्तर जो है विकल्प 1 ही आएंगे। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे, ये 90 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि जब एक बड़ी संख्या से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस वाई का मान क्या होगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि x बराबर हम लिख सकते हैं 1837 माइनस 716, ठीक है 716। अब अगले क्या लिखेंगे 2545 माइनस 1837 लिख सकते हैं ना। अब अगले में क्या लिखेंगे 2545 माइनस 716।
ऐसे करके लिखेंगे और x का मान लिखेंगे। तो सभी का जब घटाए थे तो क्या आएगा 1121, 708, 1829। सभी का मौसा निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? इसका मौसा निकाल दीजिएगा। तो HCF कितना आ जाएंगे? HCF इसका आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 5। ठीक है 5। तो y का देखिए यहाँ पे y बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 716 में कितने से 59 से भाग देने पर प्राप्त क्या होगा आपको 59 से कितने से 59 से भाग देने पर आपको शेषफल 8 आएंगे। तो शेषफल 8 को क्या कर लेना है x माइनस वाई, यानी कि 59 माइनस 8 कर दीजिए। विकल्प 51 कहीं दिख रहा है? 2 सही, 2 हो जाएंगे। 59 में से 8 कीजिएगा तो 51 ही आएंगे। अगला है कि जब आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे होगा क्या, वर्तमान इस सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? इसका सही विकल्प होगा 65। क्या हो जाएंगे? 65 हो जाएंगे। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प Alt प्लस एंटर हो जाएगा। Alt प्लस क्या हो जाएगा? एंटर। अगला है कि इंटरनेट से जुड़े हुए हर कंप्यूटर को एक IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो IP का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? तो इसका सही विकल्प पहला कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। दूसरा कह रहा है MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक वैक वर्ड है। तब इसमें से कौन सा से सही है? तो यहाँ पे जो दोनों का दोनों जो है सही है। अगला प्रश्न है कि डैश किसी ईमेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इमोटिकॉन्स। क्या हो जाएगा? इमोटिकॉन्स, माफ कीजिएगा, क्या होगा? इमोटिकॉन्स, विकल्प 3। अगला है कि MS वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 97 नंबर वाले क्वेश्चन का? तो 72 हो जाएंगे। अगला है क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रिसेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या? Ctrl+O। अगला है कि MS एक्सेल वर्कशीट में 7 वर्ती पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? तो इसका सही विकल्प होगा G10। अगला निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा सबस्क्रिप्ट। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, आप लोग वहां से भी इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा इन 100 क्वेश्चंस में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।